और हमारा जो हम पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे थे उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट छूट गया था, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। देखो, हमने कितना कर लिया था कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो हाइड्रेशन जो एनर्जी होती है, यानी किसी भी चीज़ को हाइड्रेट करना। हाइड्रेट करने का मतलब ये हुआ कि पानी से रिलेशन है, बिल्कुल, है ना। तो हाइड्रेशन एनर्जी होती है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, जितना चार्ज होगा उसके ऊपर उतनी क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और साइज कितना, जितना उसका कम होगा, जितना छोटा होगा, उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये साइज है नॉर्मल साइज। अगर उसको आयनित कर दिया तो तब फॉर्मूला होता है अलग, ठीक है। अब हाइड्रेशन एनर्जी होती है हाइड्रेशन, यानी हाइड्रेटेड रेडियाई। जैसे कि हमने बताया था कि लिथियम का साइज क्या होता है, छोटा, और जो सीजियम उसका साइज होता है बहुत बड़ा। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, छोटे वाली की होगी ना। तो हमने इसकी चारों तरफ ऐसा कर रखा है कि यह फूल जाएगा, बस जैसे भी है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। हाइड्रेटेड रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। छोटा होगा जितना साइज, जितना छोटा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये रिलेशन में हुआ एक दूसरे के ना। तो आयनिक मोबिलिटी क्या होती है ना, जितनी आयनिक मोबिलिटी होगी, कोई भी आयनित हो गया और उसकी मोबिलिटी यानी चलना, तो आयनिक मोबिलिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियाई। यानी जितना साइज छोटा होगा ना, आयनिक मोबिलिटी उतनी क्या होगी, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगी ना। यानी हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होगी, जितनी कम होगी उतनी ही आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। या फिर, और आयनिक मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक रेडियाई। अब यहाँ पे समझे जाएगा ना। एक होता है आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक मोबिलिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समझ में आ गया। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब इनमें सबसे ज़्यादा साइज किसका बड़ा, इसका बड़ा होगा ना। तो आयनिक साइज बढ़ रहा कहाँ को, नीचे को। तो आयनिक साइज बढ़ गया नीचे को आने पर, ठीक। हमें पता है कि आयनिक साइज, जो आयनिक जो रेडियाई होगी, वो डायरेक्ट पोर्शन होती है आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो रही है, नीचे आने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना इतनी बात। अब हमें ये पता है कि हाइड्रेटेड रेडियाई ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी के। हमने यहाँ पे देखा था, यानी हाइड्रेटेड रेडियाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन के। अब जब आयनिक मोबिलिटी बढ़ रही है तो हाइड्रेटेड रेडियाई क्या हो रही होगी, उस टाइम कम हो रही होगी ना, है ना। तो जब अगर ये कम हो रही होगी तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या हो रही होगी, नीचे से ऊपर से नीचे आने पे क्या होगी, वो घट रही होगी। सिंपल सी बात है। यानी आयनिक साइज, आयनिक मोबिलिटी और आयनिक कंडक्टेंस, ये तो तीनों नीचे आने पर ना, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं, क्योंकि यह आयनिक साइज के, आयनिक रेडियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। और हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेटेड रेडियाई ऊपर से आने पर नीचे को घटती है। ये क्लियर पॉइंट है कहते एकदम। यहाँ पे आयनिक साइज क्या हो रहा है, देखो भाई, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है ना। तो इसका ज़्यादा होगा, इसका कम, इसका कम, इसका कम, इस तरीके से होगा। फिर आयनिक मोबिलिटी क्या होगी भाई, सेम होगी ना, और आयनिक कंडक्टेंस भी सेम ही होगा। तो ये तो तीनों सेम हो गए ना, समझ में आ गया। अब इसका निकाल के देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीजियम, सिलिकॉन न सीजियम होगा, ऐसा ही बोल दो। तो हाइड्रेटेड रेडियाई ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, जाहिर सी बात है ये घटेगी भाई। हाइड्रेशन एनर्जी देख, हाइड्रेटेड रेडियाई के डायरेक्ट होता है हाइड्रेशन एनर्जी, और ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, वो चीज़ घटती है। तो ये ध्यान रखना। तो ये कौन सा ऑर्डर है, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, कंडक्टेंस और आयनिक साइज। आयनिक साइज तो भाई छोटा इसका होगा ना, जिस तरह आयनिक साइज होगा इसका होगा,
आयनिक कंडक्टेंस और आयनिक मोबिलिटी, तो तीनों सेम हो गए ना, ठीक है। और हाइड्रेटेड एनर्जी और हाइड्रेटेड रेडियाई ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। अब भाई इनके तुम निकाल के देखना है, इसको निकाल लेना, इस वाले को निकाल लेना, इसको निकाल लेना, ये क्लियर है बिल्कुल, इसको निकाल लेना। अब हम पढ़ेंगे वैलेंस या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। अब वैलेंस और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा, ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो पहले में ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है उसका, दूसरे में 2 होते हैं, तीसरे में 3 होते हैं, मतलब जो 14 होता है उसमें 4 होते हैं, फिर घटते जाते हैं ऐसे ही, 15 में 3 होंगे, 16 में 2 होंगे, क्लोरीन में एक ही होगा, मतलब कि जो 17 ग्रुप हो, और 18 ग्रुप में कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। वैलेंस जो सेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बाह्यतम कोश में उसमें 1 होगा, उसमें 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, एक काटेगा, इस तरीके से लास्ट तक 8 तक हो जाएगा, ठीक है। अब हम वेरिएशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, यानी एस और पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। दो जो फर्स्ट ग्रुप होता है 1s1, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है, और जो सेकंड होता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर 2 होती है, बस इसमें ये अंतर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब ऑक्सीडेशन नंबर आगे हम 13 ग्रुप की देखेंगे। अब 13 ग्रुप के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर +1 है यहाँ पे, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर ना +1 स्टेबल होता है, जब ऊपर से नीचे आएंगे ना तो +1 स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। शुरू में होगा 3 और नीचे जब आएंगे तो उसमें +1 स्टेबल हो जाता है, जैसे कि 1s2 और NP1। ऑक्सीडेशन नंबर 1 और 3 दोनों होती है, स्टेबिलिटी जो होती है ना बोरोन की 3+, इस तरीके से होता है। अगर हम ना अब यहाँ पे ना एक वर्ड खेले जाता है ना, उसका नाम होता है क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देख ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो स्टेबिलिटी भी 2 तरीके की होगी यहाँ से, है ना, कि कितना स्टेबल होगा कंपाउंड। जैसे कि एलिमेंट होगा 1 और 3 है यहाँ से दो ऑक्सीडेशन नंबर, तो स्टेबिलिटी क्या होगी ना, देख अगर वो ऑक्सीडेशन नंबर 3+ कर रहा तो स्टेबिलिटी होगी बोरोन की ज़्यादा होगी, एल्यूमिनियम की उससे कम होगी, इस तरीके से होगा। अगर वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर कह रहा हो बोरोन के अंदर ही तो सबसे ज़्यादा होगी Tl की, और फिर इंडियम की होगी, फिर गैलियम की होगी, एल्युमिनियम, फिर उसके बाद होगी बोरोन की, ये होगा। और इस चीज़ को ये क्यों हो गया उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है वो इम्पोर्टेंट है भाई। एक लाइन यहाँ पे लिख रखी है कि द रिलीज एनर्जी नॉट sufficient remove s electron from the participation in the bonding। वह एनर्जी बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं थी जो एस जो ब्लॉक था उसके एस सब सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे बॉन्डिंग के अंदर, उसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और इसको एक तरीके से और बोलते हैं reactant electron to be the participate in the bonding on moving top to bottom, ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज रिलीज एनर्जी डिक्रीज, यानी जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका साइज तो बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन जो रिलीज एनर्जी होगी वह डिक्रीज होगी, उसमें से जो हम वो एनर्जी जो निकलेगी वो बहुत ही क्या होगी, कम होगी। तो इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ पे है +1 ऑक्सीडेशन जो है स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, थेलियम की ज़्यादा होगी, इंडियम कम होगी, गैलियम की, इस तरीके से होगा, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, है ना भाई। इंपॉर्टेंट बात यही थी कि मतलब कि +1 नीचे स्टेबल होता है, नीचे से होती है, और 3 ऊपर से होती है, बस इतना अंतर था इसका, ठीक है। 14 ग्रुप में क्या होता है, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी इनर्ट पेयर इफेक्ट ही आता है। उसमें क्या होता है, इसमें भी 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, एक तो प्लस वाली होती है, एक +2 होती है और +4 होती है। तो +4 वाली तो ऊपर से,
+4 वाली क्या होगी, ऊपर से होगी इम्पोर्ट, मतलब कि कार्बन की ज़्यादा होगी, फिर सिलिकॉन, फिर इस तरीके से होगी, ठीक। लेकिन जो +2 वाली होगी नीचे से होगी, इम्पोर्टेंट है ना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देख PbCl2 एंड PbSOCl4 विच इज स्टेबल, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला स्टेबल होगा, +2 वाला स्टेबल होगा, फिर +4 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो +2 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ड्यू टू किसके द्वारा होता है वो, इनर्ट पेयर इफेक्ट के द्वारा ज़्यादा ही होगा, स्टेबल होगा। इस तरीके से ही अगर तेरे से मतलब कि पूछने लगा, अगर क्वेश्चन आ गया कि +4 वाला थैलियम ज़्यादा स्टेबल होगा +1 वाला स्टेबल होगा, तो कौन सा वाला स्टेबल होगा ज़्यादा, +1 वाला ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। ऐसे होता है ग्रुप नंबर जो 15 उसके होता है नाइट्रोजन। इसके देख, एक तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इनमें ना ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सारी टाइप की पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। जो नाइट्रोजन वाला -3 भी होती है, -2 भी होती है, 3 भी होती है, +1 2 3 4 5 बहुत सारे टाइप की होती है। तो जिस तरीके का ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसी तरीके से उसका आंसर हम दे देंगे, है ना। उसमें बहुत सारे टाइप के होते हैं, वो देखना पड़ता है कि कौन किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है बस। ऑक्सीजन में भी, ऑक्सीजन की भी 16 ग्रुप में भी क्या होते हैं, ऑक्सीजन की काफ़ी टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर होती है, -1 भी होती है, -2 भी होती है, +2 भी होती है, और जितने नीचे के हैं उनके +2 +4 +6 भी होती है। ऐसे ही 17 ग्रुप होता है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन की हमेशा -1 ही रहेगी, ऑलवेज। और नीचे की +1 +2 +3 +5 +2 नहीं 7 और -1 ये होती है। और 18 ग्रुप की कोई ऑक्सीडेशन ये होती है +2 +4 +6 होती है। फिर आता है एक वर्ड यूज करते हैं इसमें, डाइगोनल रिलेशन। डाइगोनल रिलेशन में क्या होता है ना, अब ये जो इसकी जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है इसमें क्या है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, यानी जो लिथियम होगा ना, लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी ना मैच करेगी मैग्नीशियम से, ऐसे बेरियम वाली एल्यूमिनियम से करेगी, ऐसे बोरोन की और सिलिकॉन से मैच करेगी। ये इसका हम ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीछे पढ़ लीजिए। अब उसके बाद देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सोल्युबिलिटी से आधारित, ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा आराम से। तो जो सोल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रुप सल्फेट एंड कार्बोनेट, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन आता है। जैसे कि बेरियम सल्फेट सेकंड ग्रुप की है ना, उसकी सोल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी ये होते हैं हमारा कार्बोनेट की और सल्फेट की। देख एक तो सल्फेट और क्या कार्बोनेट है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ H2 यानी जैसे कि ये था बेरियम सल्फेट था, वाटर के अंदर डाल दो जल के अंदर, तो उसकी सोल्युबिलिटी कैसी है, कितना सोल्यूबल हो रहा है नहीं हो रहा, वही तो बता रहा। तो सोल्युबिलिटी भाई देखो ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है सोल्युबिलिटी, कार्बोनेट की व सल्फेट की दोनों। सोल्युबिलिटी ऑफ H2O डिक्रीज, सोल्युबिलिटी ऑफ H2O के साथ क्या हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सोल्युबिलिटी, फिर सोल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्ट, तो सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी इन्वर्सिबल थर्मल स्टेबिलिटी। देख अगर सोल्युबिलिटी बढ़ रही होगी ना तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी, कम। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। ये सोल्युबिलिटी का ग्राफ है, नीचे से ये घटती है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती है। तो सबसे ज़्यादा कम सोल्यूबल कौन होगा, बेरियम सल्फेट होगा, फिर बेरियम कार्बोनेट होगा जल में, ये घुलने के नहीं, ये नीचे वाले जल्दी घुल जाएंगे। ये फिर आयनिक साइज बढ़ रहा ना, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही, कम हो रही। थर्मल स्टेबिलिटी 1/सोल्युबिलिटी, फिर वही बात है, नीचे को बढ़ रही बात तो थर्मल सोल्युबिलिटी घट रही है, वही चीज़ यहाँ लिख रखा है ना। अब विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा भाई, थर्मल स्टेबिलिटी ये ऑक्सीजन के साथ है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब देखो यहाँ से ये तो हो गया हमारा PbTeSe सल्फर, और यहाँ ऑक्सीजन है ना। तो सोल्युबिलिटी किसके साथ बढ़ा रहे हैं हम, ये हमारा ग्रुप होगा कौन सा, ऑक्सीजन फैमिली है ना।
तो ऑक्सीजन फैमिली में जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आने पर घटती है। सेकंड सेकंड में क्या होती है, बढ़ती है। और ऑक्सीजन वाली फैमिली में क्या होती है, घटती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा भाई, तो पता है ना ये चीज, जल तो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल तो है ही वो, वाटर, खुद वाटर है वो, ये तो सोल्यूबल ज़्यादा होगा। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। ये सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी इसी की होगी, इनकी बहुत ही कम होगी सबकी। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ठीक है ना। एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन, ग्रुप नंबर 13। तो होना चाहिए तो ये था, बेरियम में गैलियम वगैरह होना चाहिए था, लेकिन ये कैंसिल है। ये बेटा बेटा गा बेटा गा आलू ऑल इंडिया, ये मैंने पीछे करा दिया था वैसे ना।